नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका निर्माण गोल्जी अपरेटस के द्वारा किया जाता है। इनके अंदर भरे द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स, यदि स्प्लिट करें इस वर्ड को, तो लाइसिस या डाइजेशन के लिए प्रयुक्त होता है, और सोमा बॉडी, तो ऐसी सेलुलर बॉडीज़ जो डाइजेशन का काम करती हैं उन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम में कोशिका के पाचन के लिए सहायक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें लगभग 50 के आसपास डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें एसिड हाइड्रोलेसिस कहते हैं। ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में फंक्शनल होते हैं, लगभग 5 pH पर। ये अधिकतर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स के उदाहरण हैं लाइपेजेस, जो लिपिड का पाचन करते हैं, प्रोटीएजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, न्यूक्लियेजेस, डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन में काम आते हैं। यह चित्र हमें यह भी बता रहा है कि ये एंजाइम्स जो हैं ये 5 pH पे फंक्शनल हैं। अब लाइसोसोम्स के अंदर जो pH है उसे मेंटेन करने के लिए लाइसोसोम्स की झिल्ली पर एक हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप पाया जाता है। एन एक्टिव H positive pump mechanism is responsible for producing acidic pH in the lumen of lysosome. सारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो लाइसोसोम्स के अंदर होता है। इस प्रकार रेस्ट ऑफ द सेल जो है वो इन एंजाइम्स के डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट से बची रहती है। इसीलिए लाइसोसोम्स की स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और यह स्टेबिलिटी इसकी मेम्ब्रेन बना के रखती है। चलिए अब पढ़ते हैं लाइसोसोम्स के प्रकारों को। इन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स, हेट्रोफेगोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज़, ऑटोफेगोसोम्स कई भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स को स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये नए बने लाइसोसोम्स होते हैं जिनके एंजाइम्स अभी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। बाद में जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स फैगोसोम के साथ जुड़ते हैं तो अब इन्हें हेट्रोफेगोसोम्स कहते हैं। फैगोसोम्स क्या होते हैं? हमें पता है कि सेल में बाहर से प्रवेश करने वाले पदार्थ या तो ठोस हो सकते हैं या द्रव हो सकते हैं। ये पदार्थ जब कोशिका झिल्ली से प्रवेश करते हैं तो यदि ठोस प्रवेश कर रहा है तो वह प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है, और यदि द्रव
प्रवेश कर रहा है तो वह प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इनके परिणाम स्वरूप फैगोसोम या पिनोसोम प्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर बाहर से जो बल्क में मटेरियल एंटर हुआ है वो सीमित रहते हैं। इस फैगोसोम के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ते हैं तो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेट्रोफेगोसोम का निर्माण होता है, जहां बाहर से प्रवेशित पदार्थ का डाइजेशन किया जाता है। जब यह डाइजेशन पूरा हो जाता है तो लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ जिनका डाइजेशन नहीं हो सकता और जिन्हें अब शरीर से बाहर निकाला जाना है, वे बचते हैं। इन्हें रेजिडुअल बॉडीज़ कहते हैं। लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ऑटोफेगोसोम्स, यह आवश्यक नहीं है कि लाइसोसोम्स सिर्फ कोशिका से बाहर आने वाले पदार्थों का ही पाचन करें। कई बार कोशिका की स्थितियां ऐसी होती हैं कि कोशिका के अंदर के ही जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका पाचन भी आवश्यक होता है, जैसे ओल्ड सेल ऑर्गेनेलिस। ऐसी स्थिति में प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेली के साथ जुड़ जाते हैं और ऑटोफेगोसोम्स का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज टू बी डाइजेस्टेड। ये सभी प्रकार इस चित्र में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कोशिका में बाहर से पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं। बाहर से प्रवेशित पदार्थों के बाहर झिल्ली का निर्माण किया गया। प्लाज्मा झिल्ली के एक्सटेंशंस हैं ये। प्लाज्मा झिल्ली ने ही इन प्रवेशित पदार्थों को मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया। अब इस तरह फैगोसोम का निर्माण हुआ। हम ये जानते हैं कि ईआर और गोल्जी कॉय किस प्रकार लाइसोसोमल एंजाइम्स को एक बड़े प्रोसेस, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस के थ्रू सॉर्ट करती हैं। फाइनली गोल्जी के द्वारा लाइसोसोम्स का निर्माण किया जाता है। गोल्जी ने जो लाइसोसोम्स बनाए हैं वे प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बाहर से प्रवेशित फैगोसोम के साथ जुड़ जाते हैं और इनके फ्यूज़न से सेकेंडरी लाइसोसोम्स या हेट्रोफेगोसोम का निर्माण होता है। ये जो हेट्रोफेगोसोम है, इसमें लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे। डाइजेशन से जो सेल के लिए आवश्यक उपयोगी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एक एक करके धीरे धीरे इन हेट्रोफेगोसोम से कोशिका द्रव्य में निकलते रहेंगे। बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि सिर्फ वे ही पदार्थ बचेंगे जो अपशिष्ट हैं। ऐसी स्थिति में रेजिडुअल बॉडीज़ का निर्माण होगा, जिनमें सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ हैं। केवल सेल से बाहर आने वाले फेगोसोम ही नहीं, सेल के पुराने वृद्ध सेल ऑर्गेनेली का पाचन भी लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है।
यहाँ आप प्राइमरी लाइसोसोम देख सकते हैं, यहाँ आप सेल ऑर्गेनेली देख सकते हैं जो वृद्ध हो गए हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली, जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, इसके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये अपने स्वयं के घटक के साथ जुड़े हैं इसलिए इसे ऑटोफेगिक वैक्यूल कहेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स जो हैं साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाएंगे और लास्ट में रेजिडुअल बॉडीज़ बनेंगी। ये रेजिडुअल बॉडीज़ जो हैं ये बाद में कोशिका से बाहर निकाल दी जाएंगी एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। लाइसोसोम्स के फंक्शंस जो भी चित्र हमने देखा उससे काफ़ी हद तक क्लियर हो ही गए हैं। यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं और कंप्लीट सेल के डाइजेशन जिसे ऑटोलिसिस कहते हैं उसमें भी काम आते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन अभी आपने देखा ही था, हेटरोफेगी, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स रिसीव्ड इन सेल बाय फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, कोशिका के बाहर से आने वाले मटेरियल्स का डाइजेशन। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ तो हमने इस संदर्भ में देखा कि कोशिका के बाहर से जो पदार्थ आ रहे थे वो एक कोशिका के न्यूट्रिशन के लिए उपयोगी थे, लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस प्रवेश करता है, उनका डाइजेशन भी हेटरोफेगोसोम्स बनाकर किया जाता है। ऑटोफेगी, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेलीज, विस्तार से पढ़ लिया हमने। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम्स सिर्फ कोशिका के अंदर ही डाइजेशन नहीं करते, ये कोशिका के बाहर भी डाइजेशन करने का काम परफॉर्म करते हैं। बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल जो है वो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का पेनिट्रेशन है। स्पर्म के पेनिट्रेशन में लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंप्लीट सेल का डाइजेशन सेलुलर डाइजेशन या ऑटोलिसिस कहलाता है। इसके थ्रू ओल्ड सेल्स जो हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, डेड सेल्स को रिमूव कर सकते हैं इससे। यह प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें जो अननेसेसरी सेल्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। आप मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से फैमिलियर हैं, एम्फीबियंस के अंदर जो होती है। कई ऑर्गन्स जिनका रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इन सब में ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार हमने लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं इसे समझा।